हिंदी संक्रांति मंच से जुड़े सभी अध्यापक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और समय की पाबंदी को देखते हुए हम 8 बजे अपनी कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हिंदी संक्रांति मंच की तरफ से दूसरे उपविषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, समास और उसके भेद। प्यारे विद्यार्थियों, यह उपविषय कक्षा 9 से लेके कक्षा 12वीं तक सभी कक्षाओं में समान रूप से शामिल किया गया है। हो सकता है किसी में इसके अंक 2 निर्धारित किए गए हों, किसी में 3, और हो सकता है इस बार इसके अंक 3 से 4 तक भी हो सकते हैं। तो यह कक्षा आप सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जैसा कि कल आपने संधि विषय के ऊपर जो कक्षा लगाई थी प्रभुदयाल हंस जी की, तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिला होगा, सीखने को नया आपने प्राप्त किया होगा। इसी विश्वास के साथ हम आज दूसरी कक्षा लेकर उपस्थित हैं। तो आपसे आग्रह है कि जो विद्यार्थी अभी तक इस कक्षा से नहीं जुड़े हैं तो वो शीघ्रता से इस कक्षा से जुड़ जाएं, ताकि हम आज का विषय शुरू कर सकें। और जो लिंक है वो आपके समूह में, हिंदी संक्रांति जो मंच है अध्यापक साथियों के लिए बना हुआ समूह है, 3 उसके संभाग हैं, हिंदी संक्रांति 1, 2 और 3 वो अध्यापक साथियों के लिए है। वहाँ पर भी इसका संदेश पहुँच चुका है। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थियों के लिए हमने टेलीग्राम समूह बनाया है उसके अंदर भी इसका लिंक भेज दिया गया है, जो आपका फेसबुक पेज है। दिन में हमने इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपके पास भेजा था। बिना आप लॉगिन आईडी के भी फेसबुक के आप इसके ऊपर जा सकते हैं, जो फेसबुक पेज है उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो हम आज का जो पाठ है, हमारा उपविषय है समास और उसके भेद, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कल आपने संधि का परिचय समझा जाना, जिसमें प्रभुदयाल जी ने आपको बताया कि 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। जब भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है, संधि का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को संधि कहा जाता है, यानी कि इसको मेल या मिलना, जो उन्होंने इसके शाब्दिक अर्थ बताए थे, उसका भाव रहता है। उसी प्रकार जो समास है, समास के अंदर हम आमतौर पर सुनते आए हैं कि वर्णों का मेल संधि और शब्दों का मेल समास। तो हम इसको थोड़ा सा शुद्धतम तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे हम उसी तरह स्लाइड के माध्यम से आपके सामने जो इसकी पूरी प्रक्रिया और इसकी जो सामग्री है वो रख रहे हैं। समास और उसके भेद जो आप स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारा आज का उपविषय है। हमारे पास सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो प्रश्न यह है कि समास क्या है। तो समास वास्तव में एक प्रक्रिया का नाम है, और वो प्रक्रिया क्या है या प्रक्रिया कैसी है? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ने की प्रक्रिया समास है। तो देखिए, यहाँ पे आप जितने भी शब्द देख रहे हैं वो किसी न किसी वाक्य का हिस्सा है। जैसे समास क्या है, तो समास क्या है, यहाँ पे हम ये बात करें कि समास एक शब्द है, तो यहाँ पे एक समास एक स्वतंत्र शब्द नहीं है, समास यहाँ पे पद माना जाएगा। उसके बाद वस्तुतः समास एक प्रक्रिया है तो ये सभी शब्द, लेकिन यहाँ पर वस्तुतः समास या एक या प्रक्रिया या का या नाम या है, ये सभी चीजें क्या हैं, ये पद मानी जाएंगी। तो आपको ये समझना होगा कि परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों को जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। और इस प्रक्रिया का परिणाम क्या निकलता है? जब पदों को जोड़ा जाता है तो पदों के मेल से विकार होता है। जैसे संधि में भी वर्णों के अंदर विकार होता है, उसी प्रकार पदों के मेल से भी क्या होता है, विकार होता है। और विकार से क्या बनते हैं, समस्त पद बनते हैं। जैसे हम बात करें राजा का पुत्र, तो इन पदों को मिलाने के बाद हमारे पास कौन सा समस्त पद आता है, वो आता है राजपुत्र। तो राजपुत्र वहां पर क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। तो एक बार इसको पुनः देखें। समास एक प्रक्रिया का नाम है, और प्रक्रिया कैसी है, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ने की। और प्रक्रिया का परिणाम क्या निकलता है
पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार से समस्त पद बनते हैं। तो इस प्रकार आपने जब परिभाषा की बात आएगी, समास की परिभाषा लिखिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से होने वाला विकार समास कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा रहेगी। समास की परिभाषा आमतौर पे परीक्षाओं में पूछी जाती है कि समास किसे कहते हैं या संधि किसे कहते हैं, या दोनों की तुलना करके पूछ लेता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, संधि वर्णों का, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है, और उसी प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसके पश्चात उन दो या दो से अधिक पदों से जुड़कर बना नया पद समस्त पद कहलाता है। अब देखिए, हमने पहले ही बात की थी राजा का पुत्र, इसके बाद हमारे पास एक नया पद हमें जो प्राप्त हुआ है उसे कहा गया है समस्त पद, और उस समस्त पद क्या है? राजपुत्र। यानी कि जब दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ जाते हैं, और वो आपस में संबंधित भी होने चाहिए, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के उपरांत क्या रहता है? एक नया पद हमारे सामने आता है जिसे हम समस्त पद कहते हैं। उन समस्त पद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? समास के द्वारा होता है। आमतौर पे समास का अगर हम अर्थ की बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी किसी चीज को छोटा कर देना, समराइज कर देना। इसके बाद समस्त पद के अगर हम अंग की बात करें तो समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है। पहला पद क्या कहलाता है? उसका पूर्व। पूर्व मतलब पहले वाला। और बाद वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर। उत्तर यानी कि बाद वाला उत्तर पद कहलाता है। आमतौर पे जब आप इसके विभिन्न भेद या विभिन्न प्रकार की बात करेंगे या उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे तो कई बार आपकी कक्षा में भी अध्यापक आपको पढ़ाते हुए कहते हैं कि इसमें पूर्व पद प्रधान है या इसमें उत्तर पद प्रधान है या दोनों पद प्रधान है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब अध्यापक आपके सामने बात कर रहे हैं कि पूर्व पद, तो पूर्व पद का अर्थ है समस्त पद का जो पहले वाला पद है उसको कहते हैं पूर्व पद, और बाद वाले पद को कहा जाता है उत्तर पद। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, राजा का पुत्र राजपुत्र, तो ये राजपुत्र जो हमारे पास है वो समस्त पद है। तो अब हम इसका विपरीत देखते हैं। जब पदों को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं समस्त पद। लेकिन कई बार परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि आपको समस्त पद दिया जाता है कि आपको ये समस्त पद दे दिया पीताम्बर, तो अब आप इसका समास विग्रह करते हुए इस समास का नाम लिखिए। अब समास विग्रह का मतलब है पदों को तोड़ना, यानी पदों को अलग अलग करना। जो काम आपने पदों को जोड़ने के लिए किया था, समस्त पद बनाने के लिए किया था, अब उसके विपरीत चलना है, यानी कि जो आपके पास समस्त पद है उसके पदों को आपने अलग अलग करना है। तो इस पीताम्बर जो आप समस्त पद देख रहे हैं, इसका अगर हम पद विग्रह करते हैं यानी कि समास विग्रह करेंगे तो ये हमारे पास पद सामने आए हैं, पीले जो वस्त्र। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं समास विग्रह। तो आपने ध्यान रखना है, आपको परीक्षा में या तो ये पूछा जाएगा कि समस्त पद बनाते हुए आप समास का नाम लिखिए, या समस्त पद दिया जाएगा आपको, समस्त पद में समास का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो आपको दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है, यानी कि आपके सामने जो परीक्षा के आधार पर, जो परीक्षा के अनुसार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया रहती है। तो हमने आपको यहाँ पर समास की परिभाषा बताई है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से होने वाला विकार समास कहलाता है। उन दो या दो से अधिक पदों से जुड़कर बना नया पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान या तो हमारे पास समस्त पद बनेगा, अगर पद अलग अलग दिए हैं तो हम उनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हमारे पास क्या है, उनको संक्षिप्त करने के बाद समस्त पद आएगा। या हमारे पास समस्त पद प्राप्त होगा, हम उसका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। और इस स्थिति में, दोनों स्थितियों में, चाहे हम समस्त पद बनाएं चाहे हम समास विग्रह करें, हम इस समास का नाम बताना पड़ेगा। तो समास कौन सा है, समास का नाम हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर।
समास के भेद। देखिए, यह प्रश्न भी सामान्यतः दो प्रकार से पूछा जाता है कि समास के मुख्य भेद कितने हैं। अगर आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि समास के मुख्य भेद कितने हैं, तो समास के मुख्यतः चार भेद हैं: अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। एक बार फिर देख लीजिए, जो हमारे पास समास के भेद हैं, पहला भेद है अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुव्रीहि। आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने साथ में यह बोला कि पहला भेद है अव्ययी, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। इसका भी एक लॉजिक है, इसका भी एक कारण है जो हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद तत्पुरुष के उपभेद हैं, यानी कि तत्पुरुष के कुछ भेद हैं कारक विभक्ति के आधार पर जो उसके उपभेद किए गए हैं, जिसके अंदर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये कारक विभक्तियों के आधार पर इसके भेद हैं। और तत्पुरुष के ही दो अन्य उपभेद हैं जिसको कहा जाता है कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसके पश्चात इसके अन्य कुछ भेद भी किए जाते हैं, जिसमें अलुक तत्पुरुष, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नंज तत्पुरुष, ये इसके अन्य उपभेद हैं। तो अगर आपको परीक्षा में ये पूछा जाए कि समास के कुल कितने भेद हैं, तो कुल में हम किसको शामिल करेंगे? चार तो जो हमारे प्रमुख भेद हैं, कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, और इन दो उपभेदों को शामिल करना है, कर्मधारय समास और द्विगु समास को। ठीक है, तो आपने ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि समास के मुख्य भेद कितने हैं, तो चार हैं। समास के कुल भेद कितने हैं, तो वो 6 भेद हैं। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब हम क्रमानुसार जो इसकी परिभाषा है या इसके जो उदाहरण हैं, अब हम उनके ऊपर विचार करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि मैंने कहा कि पहला अव्ययीभाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा द्वंद्व है और चौथा बहुव्रीहि है। उसके बाद मैंने कहा कि दो इसके उपभेद हैं, तत्पुरुष के कर्मधारय और द्विगु। अब हम क्रमशः इसकी परिभाषा, और इसकी परिभाषा को याद रखने का जो तरीका है, जो ढंग है, बड़ा सरल है। अगर आप इसका क्रम याद रखते हैं, जैसे अव्ययीभाव की अगर हम बात करें, अगर आपको ये याद है कि समास का पहला भेद मेरे को अगर पूछा जाएगा तो मुझे किसका जवाब देना है? अव्ययीभाव का जवाब देना है। तो इसकी परिभाषा भी आपको स्वतः ही याद हो जाएगी। अगर आपको ये याद है कि मुझे दूसरे नंबर पे तत्पुरुष का नाम लेना है, तो इसकी परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी। द्वंद्व का नाम आपको तीसरे नंबर पर लेना है, और बहुव्रीहि का जो नाम है अगर आप वो चौथे नंबर पर याद रखते हैं, तो इसकी परिभाषा भी आपको आसानी से याद रह जाएगी। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। तो हमने बात की है सबसे पहले अव्ययीभाव समास। तो इसको याद रखने का तरीका बिल्कुल सरल है। इसकी परिभाषा पहला पद प्रधान, पहला इसका प्रकार है समास का, और इसमें पहला ही पद प्रधान है, और वो एक अविकारी शब्द होता है। यानी कि अव्ययीभाव की जो परिभाषा है, वो परिभाषा क्या है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है और वह एक अविकारी शब्द रहता है। और तत्पुरुष, तत् का अर्थ होता है दूसरा, यानी कि जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। और हमने इसका क्रम भी क्या रखा है? दूसरा रखा हुआ है। जब समास का हमने भेद की बात की, इसके प्रकार की बात की, तो तत्पुरुष का स्थान हमने रखा है दूसरा। तो तत्पुरुष जो है इसमें दूसरा पद प्रधान रहेगा। द्वंद्व, अब पहले और दूसरे की बात कर ली है। अव्ययीभाव में हमने कहा कि पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष में हमने कहा कि दूसरा पद प्रधान है। तो द्वंद्व में आप देखिए, दोनों के अंदर द्व, ये दो एक जैसे हैं, तो दोनों पद प्रधान। आपको याद रखना बिल्कुल आसान है इनकी परिभाषा को। द्वंद्व समास की अगर परिभाषा आती है तो आप बताएंगे कि जिस समास में दोनों पद प्रधान है। उसके बाद बहुव्रीहि, अब पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया और दोनों भी हो गए, तो आप आसानी से कहेंगे कि बहुव्रीहि में कोई तीसरा होगा, यानी कि कोई अन्य पद प्रधान। तो हम कहेंगे अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद्व में दोनों, और बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान रहेगा। तो इस प्रकार इन चार समास की जो प्रकार हैं, उनकी परिभाषा आप बड़ी सहजता से और सरलता से याद रख सकते हैं।
अब आ गई बात किसकी, जो तत्पुरुष के उपभेद हैं। उपभेद कौन कौन से, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी परिभाषा दूसरा पद प्रधान, क्योंकि हमने बात की थी कि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है, वही परिभाषा का हिस्सा हमने यहां से उठा लिया। तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान है, कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान है, लेकिन इसमें एक खास चीज जुड़ गई है। वो खास चीज क्या है कि दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है, या जिसको उपमेय उपमान की बात आपने सुनी होगी। तो जो मैं यहां पर यह भी आपको स्पष्ट कर दूं कि उपमेय और उपमान और विशेषण और विशेष्य, इसमें भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत ज्यादा द्वंद्व उनको आ जाता है कि इसको कैसे याद रखें। देखिए, विशेषण जो विशेषता बताए, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। उसी प्रकार जब आपको आ जाता है उपमेय, उपमेय के अंत में भी क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, उपमेय, तो लास्ट में उसके क्या कौन सा वर्ण आता है, य आता है। उसी प्रकार इसमें भी आपको याद रखना सरल रहेगा, विशेष्य के अंत में भी क्या आता है, य आता है। विशेषण ण यानी कि पंचम ध्वनि है अण, उसी प्रकार जो उपमान है उसके अंत में भी क्या आता है, न आता है, पंचम ध्वनि आती है। ण और न के माध्यम से आप उसको याद रखिए, विशेष्य और उपमेय के माध्यम से उसको याद रखिए। तो कर्मधारय जो समास है उसकी परिभाषा को भी आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध रहेगा। अब इसी का अन्य उपभेद है द्विगु समास। अब इसमें भी क्या है, क्योंकि ये भेद उपभेद तो तत्पुरुष का ही है, तो इसमें भी क्या है, दूसरा पद प्रधान है। लेकिन इसमें विशेषण विशेषण में एक खास चीज आ जाती है, एक और विशेष बात आ जाती है कि पहला पद संख्यावाची विशेषण रहेगा, यानी कि जिसमें पहला पद एक संख्यावाची विशेषण हो वो कहलाता है द्विगु समास। तो जो समास के प्रमुख भेद हैं 4 और कुल भेद हैं 6, हमने उन 6 भेदों की यहाँ पे परिभाषा संबंधी बात की है। एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान और अविकारी शब्द, तत्पुरुष तत् का अर्थ है दूसरा, तो दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष, द्वंद्व दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि जिसमें कोई अन्य पद प्रधान, और कर्मधारय क्योंकि किसका हिस्सा है, तत्पुरुष का हिस्सा है, तो दूसरा पद तो प्रधान होगा ही, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध रहेगा। और द्विगु ये भी किसका हिस्सा है, तत्पुरुष का हिस्सा है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है किंतु पहला पद संख्यावाची विशेषण रहेगा। तो आशा है कि आपको समास का अर्थ, समास की प्रक्रिया, समस्त पद किस प्रकार बनाते हैं वो बात, और इसके साथ साथ जो इसके कुल भेद हैं उनकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, और हमने प्रयास किया है कि उदाहरण भी हमने वही लिए हैं जो आमतौर पे परीक्षाओं में आते रहे हैं। तो आप बड़े ध्यान से उसको देख रहे हैं ऐसा हमारा विश्वास है। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई संदेह है, कोई शंका है, तो आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को भी भेज सकते हैं। अगली स्लाइड देखिए। अब हमने पहले बात की थी अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास में हमने पहला उदाहरण लिया है यथा समय, यानी कि समय के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। अब एक चीज नोट कीजिए, यहां पर हमने बात की यथा समय, समय के अनुसार, तो के अनुसार जो है वो यहाँ का अविकारी है, यानी कि यथा शब्द जो है, यथा का अर्थ होता है के अनुसार, तो यथा शब्द जो है वो एक अविकारी शब्द है जो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, और समय के साथ जुड़ा तब भी यथा का अर्थ वही रहा, शक्ति के साथ जुड़ा तब भी यथा का अर्थ वही रहा, क्योंकि अविकारी कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई भी बदलाव नहीं आता, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। तो यथा समय, समय के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भरकर, आजीवन, जीवन भर। तो ये जो पहला हिस्सा आप जुड़ा हुआ देख रहे हैं प्रत्येक समस्त पद में, वो क्या है, वो अविकारी शब्द हैं और पहला पद प्रधान है। इसी कारण हम इसको क्या मानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तत्पुरुष की ओर। तत्पुरुष में हमने कहा था कि दूसरा पद प्रधान होता है और कारक विभक्ति के आधार पर इसके कुछ उपभेद हैं।
अब कारक विभक्ति के आधार पर हमने कारक क्या होते हैं, वो कह सकते हैं विभक्तियां हैं जिससे हमें शब्दों को जोड़ने का अर्थ पता लगता है। जैसे हमने कहा राम के द्वारा, तो के द्वारा या राम से, राम को, तो ये से, के द्वारा, को, के लिए, ये जो विभक्तियां जुड़ी हुई हैं ये निशानी है किसकी, ये पहचान है कारक विभक्ति की। तो जब आप तत्पुरुष समास के बारे में आप पढ़ेंगे या उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे होंगे तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप समास विग्रह करें, समास विग्रह करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन समास विग्रह के दौरान उन दोनों पदों के बीच में कौन सी विभक्ति आ रही है। अगर को विभक्ति आ रही है, देखिए इसमें एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि इसमें कर्ता को और संबोधन को, इन दो विभक्तियों को शामिल नहीं किया जाता। केवल 6 विभक्तियां हैं जिनको शामिल किया जाता है। ऊपर से कर्ता को छोड़ देना है और नीचे से संबोधन को छोड़ देना है। बाकी सभी विभक्तियां, जो 6 विभक्तियां बची हैं, कारक के कुल 8 भेद हैं, उनमें से हमने ऊपर वाली कर्ता विभक्ति को छोड़ दिया और नीचे वाले संबोधन को छोड़ दिया। जो कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियां हैं हमें उसको शामिल करना है। तो देखिए मैंने लिखा है पहला उदाहरण वनगत, तो उसका समास वगैरह आप करेंगे तो क्या बनेगा, वन को गत, यानी वन को गया हुआ। तो को जो विभक्ति है वो कौन सी कारक की निशानी है, कौन से कारक की पहचान है, वो कर्म कारक की पहचान है। तो आप इसको कहेंगे कि ये जो उदाहरण है वनगत, वन को गया हुआ, ये कर्म तत्पुरुष की जो है विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, तो स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, तो दूसरा पद प्रधान है, गए हुए की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये कौन सा उदाहरण है, ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण रहेगा। अब कर्ण की बात है। अब कर्ण की विभक्ति क्या होती है, से या के द्वारा, जिसको आप इंग्लिश में प्रपोजिशन भी कह देते हैं। विद की बात हम करते हैं, के साथ की हम बात करते हैं, के द्वारा की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं रेखांकित, रेखा से अंकित, तो रेखा द्वारा या रेखा से अंकित। हस्त लिखित, हाथ से लिखित या हाथ द्वारा लिखित। तो जो कर्ण विभक्ति है वो कर्ण विभक्ति का जो विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, वो इस समास विग्रह करते समय इसके बीच में आ रहा है। तो आप उसी पहचान के आधार पर, उसी चिन्ह को देखते हुए आप तत्पुरुष के आगे उस विभक्ति का नाम लिख देंगे, तो आपका उपभेद वाला जो प्रश्न है वो भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। कर्ण तत्पुरुष के लिए रेखांकित या हस्तलिखित। उसके पश्चात संप्रदान, संप्रदान का अर्थ है को या के लिए, ये इसकी विभक्ति की पहचान है। तो विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या सत्या के लिए आग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए जो है वो किसकी विभक्ति है, वो संप्रदान की विभक्ति है, इसलिए ये माना जाएगा कौन सा उदाहरण, संप्रदान का। इसके पश्चात पंचम विभक्ति जो है वो अपादान है, देश निकाला। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, कर्ण के अंदर भी से का प्रयोग हुआ है और अपादान के अंदर भी से विभक्ति का प्रयोग रहता है। तो कर्ण और संप्रदान जो अपादान है उन दोनों में अंतर क्या है, एक से का अर्थ है साथ और दूसरे से यानी अपादान का जो से है उसका अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश की हम बात करें तो आप अंग्रेजी के अध्यापक ने आपको बताया होगा विद, विद और फ्रॉम दोनों में अंतर है। फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, तो उसी प्रकार अपादान के अंदर जो विभक्ति है तो वो भी से। देश निकाला, देश से निकाला। अब देखिए जिसको देश निकाला दिया गया वो देश से अलग हो गया है, यानी कि उससे हट गया है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हो गया, धर्म के मार्ग से हट गया। तो इस प्रकार की जो से वाली विभक्ति है वो किसकी पहचान है, अलग होने की है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है और सामान्यतः ये इसकी ही पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि अपादान और कर्ण के अंदर विद्यार्थियों को थोड़ी दिक्कत रहती है। तो प्रश्न भी परीक्षा में इसी प्रकार का पूछा जाता है। पिछले वर्ष जो पेपर हुए हैं उनमें एक प्रश्न आया था वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ। तो पत्ता है वो वृक्ष से गिरा है तो वृक्ष से अलग हो गया है। तो वृक्ष पतित का अगर आप उदाहरण लेंगे, उसके बारे में अगर समास विग्रह करते हुए बताएंगे तो वो अपादान तत्पुरुष का उदाहरण
रहेगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है, यानी कि कर्ण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष के बारे में बात करते हुए। इसके पश्चात है संबंध तत्पुरुष। संबंध का अर्थ है का, के, की। ये इसके बीच में हमें कारक विभक्ति मिलेगी। राजमहल, राजा का महल। विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र। तो का, के, की, तो ये अगर आपको विभक्ति चिन्ह समास विग्रह करते समय उनके बीच में मिलते हैं, उस आधार पर आप उस कर्ण को, उस विभक्ति को छांटते हुए आप उसके तत्पुरुष के आगे लगाएंगे, वो उसका क्या माना जाएगा, भेद माना जाएगा। तो ये राजमहल जो है ये किस समास का उदाहरण है, ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। इसके बाद अगला अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष की बात है तो अधिकरण में विभक्ति आती है में या पर। तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आत्मविश्वास, आत्म यानी स्वयं पर विश्वास। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी विभक्ति, दूसरा पद प्रधान रहेगा और जो भी विभक्ति उस समस्त पद के अंदर समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में आ रही है, वही पहचान बन जाएगी आपके तत्पुरुष समास के भेद की। तो आशा है कि आपको ये उपविषय यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि तत्पुरुष का जब आपको उपभेद बताना है या उसका जो भेद बताना है कि किस प्रकार हम इसकी पहचान करेंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है या कर्ण तत्पुरुष है या संप्रदान है या अपादान है या संबंध है, आपको कुछ नहीं करना। आपको बड़े ध्यान से, बड़े विवेक के साथ जो उसके समस्त पद है उसका समास विग्रह करना है। समास विग्रह करने के उपरांत जो भी विभक्ति उसके अंदर आ रही है उस विभक्ति के आधार पर आपने उसका नाम रख देना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे भेद द्वंद्व की ओर। तो जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में हमने पहले इसकी परिभाषा की थी कि इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान रहते हैं, यानी कि पहला पद भी प्रधान है और दूसरा पद भी प्रधान है। जैसे उदाहरण हम देख रहे हैं माता पिता, माता और पिता, तो भी दोनों की प्रमुखता है। सुख दुख, सुख और दुख। अपना पराया, अपना और पराया। तो इसमें जो हमारे पास जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो सामान्यतः और जो है इसके अंदर योजक जुड़ता है जिसके द्वारा हम द्वंद्व समास की पहचान करते हैं। तो चौथा हमारे पास जो है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा आपको भी मैंने बताई थी कि जिस समस्त पद में कोई अन्य पद प्रधान बने, आपने पहला पद और दूसरा पद जोड़कर जब समस्त पद बनाया, समस्त पद बनते ही वो किसी तीसरे की बात करने लग गया। 10 हैं आनन जिसके, हमने इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद हमारे पास आया दशानन। अब जब दशानन की बात आई तो वो 10 हैं आनंद जिसके, उस बात को छोड़कर सीधा उसकी पहुंच हो गई रावण तक। दशानन किसको कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। उसी प्रकार पीले हैं वस्त्र जिसके, अगर हम इसका जो समास विग्रह और समस्त पद बनाते हैं समास विग्रह का, पीले हैं वस्त्र जिसके आपने बनाया समस्त पद पीतांबर। तो पीतांबर करते ही हमने इसका संकेत जाता है श्री कृष्ण की ओर। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान रहता है। इसी प्रकार गजानन, गज के समान आनन है जिसका, किसका, गणपति जी का, गणेश जी का। तो इस प्रकार ये तीनों उदाहरण ये क्या है, बहुव्रीहि समास से संबंधित हैं। यहां पे हम संकेत रूप में आपको एक बात और स्पष्ट कर दें, जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं, देखिए एक छोटी सी जानकारी आपके साथ और साझी कर रहे हैं, जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो सभी बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण होते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ये आपका एक दूसरा प्रश्न जो है ना, योग रूढ़ शब्दों की पहचान, वो भी प्रश्न का उत्तर आपको बहुव्रीहि समास के माध्यम से मिल रहा है। तो एक बार इसकी फिर पुनरावृत्ति करते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होगा, एक अविकारी शब्द होगा, जैसे यथा समय, समय के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन आप जब इसका समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करते समय आपको ध्यान रखना है उन दोनों पदों के बीच में आई कारक विभक्ति का। जैसी कारक विभक्ति आई वैसा ही आपने उपनाम उसको दे दिया। अगर को आई है तो कर्म तत्पुरुष, से या के द्वारा आई है तो कर्ण तत्पुरुष, के को या के लिए आई है तो संप्रदान तत्पुरुष, और से अलग होने के अर्थ में आई है
तो अपादान तत्पुरुष, और का के की आई है तो संबंध तत्पुरुष, और में या पर आई है तो अधिकरण तत्पुरुष। और जहां पर दोनों पद प्रधान आ गए वो आपका द्वंद्व समास है, और जहां पे कोई अन्य पद प्रधान है वो बहुव्रीहि समास है, यानी कि किसी तीसरे की बात की जा रही है, वो आपका बहुव्रीहि समास है। तो बढ़ते हैं आगे, जो तत्पुरुष के दो उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु की ओर। जो कर्मधारय समास है, हमने इसकी परिभाषा में किया था कि इसका पहला पद जो है और दूसरे पद के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है। मैं यहां पर इसको हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं। मैंने एक शब्द लिखा है पीतांबर। कई विद्यार्थी इसको देखकर बड़े अचंभित रह गए होंगे कि पीतांबर की बात सर ने अभी की थी बहुव्रीहि समास के अंदर, और पीतांबर का उदाहरण इन्होंने कर्मधारय में भी ले रखा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीतांबर जो है वो कर्मधारय के अंतर्गत है या बहुव्रीहि के? सन 2018 के प्रश्न पत्र में भी ये समस्या आई थी। पीतांबर का समास विग्रह ये निर्धारित करेगा कि वो कर्मधारय समास है या वो बहुव्रीहि समास है। आपको शब्द दे दिया पीतांबर कि इसका समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। अगर आप उसका समास विग्रह कर रहे हैं पीले हैं वस्त्र जिसके, अगर आप कह रहे हैं पीले हैं वस्त्र जिसके श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं तो वो बहुव्रीहि है, ठीक है। अगर आप पीले वस्त्रों की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीला रंग है और वस्त्रों की विशेषता बता रहा है, तो वो किस परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा? वो कर्मधारय की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि अगर आपने इसका समास विग्रह इस प्रकार से किया, पीले जो वस्त्र, तो वो किसका उदाहरण है? वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब इसमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपको परीक्षा के अंदर पीतांबर समास के नाम पूछा जाता है कि समस्त पद दिया है पीतांबर, और आप इसका जो है समास विग्रह करते हुए इस समास का नाम बताइए, तो आप बड़ी निश्चिंता के साथ अपने विवेक के अनुसार, चाहे आप इसका जो समास विग्रह करते हैं पीले हैं जो वस्त्र, अगर वस्त्रों की बात करोगे तो कर्मधारय लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे पीले हैं वस्त्र जिसके श्री कृष्ण की बात आप कर रहे हैं तो बहुव्रीहि लिखेंगे। आपके दोनों ही उत्तर ठीक हैं अगर आप समास विग्रह इसी अनुसार करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि पीतांबर पीले जो वस्त्र करके बहुव्रीहि लिखेंगे तो अंक नहीं मिलेगा, तो आप गलत हो जाएंगे। और पीले हैं वस्त्र जिसके करके अगर कर्मधारय लिखोगे तब भी आप गलती करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने अगला उदाहरण लिया है कर्मधारय में लाल मिर्च, यानी कि लाल जो मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि वो लाल है, तो ये किसका उदाहरण है? कर्मधारय का। चरण कमल, कमल रूपी चरण या चरण रूपी कमल, ये चरणों की विशेषता बताई जा रही है या कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास समस्त पद है ये किसका उदाहरण है? वो कर्मधारय का उदाहरण है। और तत्पुरुष का जो उपभेद है अन्य, वो है द्विगु। द्विगु का जो अर्थ होता है, द्विगु का अर्थ होता है दो गौओं का समूह। देखिए उसने अपनी परिभाषा स्वयं ही तय कर दी, द्विगु दो गौएं, तो दो क्या है? संख्यावाचक। तो इसकी परिभाषा भी बड़ी सहजता से आप याद रख सकते हैं कि जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण है तो वो द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह या समाहार। पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह या समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समूह या समाहार, वो कहलाता है द्विगु समास। तो आपको कर्मधारय की परिभाषा भी स्पष्ट है। पहला पद क्या होगा? विशेषण, पहले और दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। द्विगु समास में वही बात है, दूसरा पद तो प्रधान है लेकिन पहला पद संख्यावाची विशेषण है। इसके अलावा जो चार अन्य जो उपभेद हैं, ये कई बार परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे अलुक तत्पुरुष की बात हम कर रहे हैं। अब अलुक तत्पुरुष क्या है? हमने कहा है कि जब तत्पुरुष समास की हम बात कर रहे हैं तो बीच की विभक्तियों का लोप हो गया। जैसे हमने बात की थी स्नान घर, स्नान के लिए घर, तो के लिए का लोप हो गया तो बन गया स्नान घर, वो तो चले गए दूसरी तरफ। लेकिन कई बार क्या है, बीच की विभक्तियों का लोप नहीं होता। तो बीच की विभक्तियों का लोप नहीं होता। जैसे हम कहते हैं मन सिज, मन में उत्पन्न, तो मन सिज, मन विसर्गें और इसके साथ सिज, तो इस प्रकार जिसकी विभक्तियों का लोप नहीं होता वो कहलाता है अलुक तत्पुरुष। या युधिष्ठिर,
युधि विसर्ग जमा स्थिर, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर किसका उदाहरण है? वो अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। इसी प्रकार इसी का एक अन्य उपभेद है नंज तत्पुरुष, जिसमें पूर्व पद, पूर्व आपको मैंने पहले बताया है कि पूर्व का अर्थ होता है पहला पद। पूर्व पद में न का यानी कि नहीं का भाव हो वो कहलाएगा नंज तत्पुरुष। जैसे अमर, अमर का अर्थ क्या होता है? न मर। अनहोनी, न होनी, यानी कि नेगेटिव सेंस जो बता रहा है अ या अन से, वो कहलाते हैं नंज तत्पुरुष। जिसका पहला जो शब्दांश है या वर्ण है उससे हमें ये पता चले कि ये क्या है, ये नेगेटिव या न का भाव बता रहा है, तो उसे हम नंज तत्पुरुष। इसी प्रकार अगला है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। यहां पे माध्यम लिखा गया है, आप इसको मध्यम पढ़ेंगे। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष जब दो पदों के बीच दो से अधिक पदों का लोप हो जाता है। देखिए एक उदाहरण ये भी 2018 के अंदर ही आया था, दही बड़ा। दही में डूबा हुआ जो बड़ा है उसको दही बड़ा कहा जाता है, ठीक है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो बीच के जितने भी पद हैं, दो से अधिक पद हैं, दही में डूबा जो बड़ा, दही में डूबा, ये सारे जितने भी पद थे उनका क्या हो गया? लोप हो गया। तो इसको कहते हैं मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है। तो पर चलने वाली, ये तीनों पदों का क्या हो गया? लोप हो गया। तो इसको कहा जाएगा मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। इसके पश्चात है उपपद तत्पुरुष। जिस समस्त पद में पद के दूसरे पद का आमतौर पर प्रचलन नहीं होता, यानी कि इसका जो दूसरा पद रहता है, जैसे शास्त्रज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता, जानने वाला, लेकिन ज्ञ का इस अर्थ में प्रयोग नहीं होता, इसको हम वर्ण के रूप में ही लेते हैं। नीरद, द को भी आप किस रूप में लेते हैं? वर्ण के रूप में समझते हैं कि ये तवर्ग का एक व्यंजन है। लेकिन नीरद जब नीर के साथ ये जुड़ा है, नीर से लदा हुआ, क्या हो गया? बादल। तो इस प्रकार जिसमें ज्ञ का या द का, ये दो हमारे पास व्यंजन है, इसका सामान्य रूप में हम प्रयोग नहीं करते, आमतौर पर ये प्रचलन में नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है उपपद तत्पुरुष समास। तो हमने यहां पर तत्पुरुष के जो अन्य भेद थी उनकी बात की। कर्मधारय में पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य का संबंध, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक, अलुक में बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता, और नंज तत्पुरुष में पहला पद जो है वो न का भाव देगा, और मध्यम पद लोपी तत्पुरुष में दो पदों के बीच दो से अधिक पदों का लोप होता है, जैसे दही बड़ा या रेलगाड़ी। और उपपद तत्पुरुष जिस समस्त पद के दूसरे पद का सामान्यतः कोई प्रचलन नहीं है, जिसको हम अपने सामान्य भाषा में प्रयोग नहीं करते, प्रचलन में जो व्यंजन या जो उसका दूसरा पद है वो नहीं रहता, उसे हम कहते हैं उपपद तत्पुरुष। तो हमने आज प्रयास किया है कक्षा 9 से 12 तक के समास के जो उपविषय को लेकर आज की कक्षा लेने का, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला उपविषय है, और जो आपको परीक्षा के अंदर 3 या 4 अंक का, चाहे वो कक्षा 10वीं है चाहे वो 12वीं है, उसके अंदर ये अवश्य पूछा जाता है। और नॉन बोर्ड क्लासेस में भी 9वीं के अंदर भी इसका जो है प्रश्न अवश्य आता है। तो आशा है कि आपने इसका पूरा लाभ उठाया होगा, और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में कोई प्रश्न आप पूछें, तो आप अपने अध्यापक से भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर आप इस फेसबुक पेज के ऊपर कोई मैसेज छोड़ते हैं, चैट बॉक्स के अंदर कोई अपना प्रश्न छोड़ते हैं, तो उसका भी अवश्य आपको उत्तर दिया जाएगा। और कल तक हम इसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब के ऊपर भी डाल देंगे, आप इसको पुनः सुनते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की कक्षा के लिए आप तैयार रहिएगा। कल आपकी जो कक्षा होगी वो संधि के दूसरे भेद यानी व्यंजन संधि के बारे में होगी, जिसे प्रभुदयाल सर लेंगे। और अपने मित्रों को भी ये जो लिंक है फेसबुक पेज का उसे अवश्य शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।